सौरभ भारद्वाज जी को लेकर के इनका जो राजनीतिक करियर रहा है उसको लेकर के एक छोटी सी एवी हमने तैयार की है। सौरभ जी आपके लिए एक छोटी सी एवी प्लीज प्ले। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं और राजनीति में आने से पहले इंजीनियर रह चुके हैं। आपने अन्ना आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान आप अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए। आपने 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी से ग्रेटर कैलाश जैसी वीआईपी सीट से चुनाव लड़ा। आप केजरीवाल की पहली 49 दिन की सरकार में परिवहन मंत्री भी रहे। उसके बाद से आप लगातार 2015 फिर 2020 में ग्रेटर कैलाश सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। वर्तमान में आप जल बोर्ड के उपाध्यक्ष का पदभार भी संभाल रहे हैं। आपको एक मुखर वक्ता और सरकार के बीच अच्छा समन्वय रखने के लिए भी जाना जाता है। न्यूज इंडिया के इस मंच पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को काफी वक्त हो गया है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसी चल रही है सरकार। आलोचनाएं तो होती रहेंगी विपक्ष की तरफ से, लेकिन आपके मुख से जानना चाहेंगे कैसा चल रहा है सब। अभी तो कठिनाई में चल रही है। अभी तो जब से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया था कि जितने भी अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, उनकी विजिलेंस इंक्वायरी, ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये चुनी हुई सरकार की हैं। और उसके करीब 8-9 दिनों बाद केंद्र ऑर्डिनेंस ले आया और फिर उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से कानून आ गया जी। तो उसकी वजह से अब ऐसा है कि जितने भी अधिकारी हैं, चपड़ासी से लेकर आईएएस अफसर तक, उस सारे के सारे अधिकारियों के ऊपर जो अधिकार है वो एलजी साहब के पास है। तो वो काम करें ना करें, हमारा उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हम उनको सिर्फ एक एनजीओ की तरह कह सकते हैं कि भाई ये कर लो, ये अच्छा काम है, ये कर लो, एक अच्छा काम है, ये कर लो, अच्छा काम है। वो करें ना करें, हम उनके ऊपर कोई, ना तो उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना हम उनको कोई उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले सकते हैं, ना हम उनके ऊपर कोई इंक्वायरी कर सकते हैं। वो सब एलजी साहब कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा इस तरह से है जैसे कि आपके चैनल हैं जी, आपके जो एडिटर हैं, तो आप जो सब रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो एडिटर आपको बोलेंगे आप अच्छा काम नहीं कर रहे, और अगर आप तब भी नहीं मानेंगे तो वो आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये हो गया है कि मतलब कि वो जो एडिटर हैं या जो भी हैं वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो बस देख सकते हैं आप अच्छा करें बुरा करें। तो उससे जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है उसके ऊपर फिर जो है थोड़ा फ़र्क पड़ता है। यानी आप मान रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में जो है फर्क पड़ा है, आप उस तरह से काम नहीं कर पा रहे। जाहिर सी बात है, उसके अंदर फर्क पड़ता है जी। देखिए 22 तारीख को जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी। बीजेपी तैयारियां कर ही रही है, बड़े पैमाने पर लोग भी उत्साहित हैं। और अब आम आदमी पार्टी जो है वो भी हर मंगलवार को पहले महीने के जो है पाठ करा रही है। इसे लेकर भी कहा जा रहा है कि क्या आप भी, आपने अभी जिक्र भी किया कि आपको खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा, तो क्या ये मान लें कि 2024 में आपने भी अपनी नैया राम भरोसे छोड़ दी है? इस वक्त तो पूरे देश की नैया राम भरोसे है और इसके अंदर मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और जब और कोई रास्ता नहीं बनता तो भगवान का ही रास्ता बचता है। तो डॉक्टर भी कई बार इलाज करते करते जब थक जाते कहते हैं अब तो भगवान ही बचा सकता है। तो मुझे लगता है कि देश को भी इस वक्त भगवान ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। अब भगवान से ही उम्मीद है जी। लेकिन अगर हम असाउद्दीन ओवैसी साहब की बात करें तो उनका कहना है कि जिस तरह से आपने ये आयोजन कराया है, या फिर अगर आप कहें कि आप भी अब राम नाम में जो है रमते नजर आ रहे हैं, तो आप में और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कोई खास फर्क नहीं है। अब देखिए ये बड़ी मज़ेदार बात है, ओवैसी हों या और बहुत सारे हमारे प्यार करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हम आरएसएस के हैं और आरएसएस कहती है कि ये कांग्रेस की बी टीम है।
और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमारी पार्टी पे, एक छोटी सी पार्टी पे इतने हमले किए हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, सत्येंद्र जैन मेडिकल बेल पे हैं, संजय सिंह जेल में हैं, केजरीवाल जी को जेल में ले जाने की तैयारी चल रही है। रोज़ दूसरे हफ्ते जो है एलजी हमारे ऊपर एक सीबीआई इंक्वायरी जो है शुरू करा रहे हैं। तो जितनी दुश्मनी बीजेपी को हमसे है उतनी तो किसी से है ही नहीं। अगर हम बीजेपी के ही लोग होते या आरएसएस के लोग होते फिर तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो एलजी साहब हैं वो हमारी हर चीज़ में मदद कर रहे होते। समस्या ये है कि ना हम बीजेपी के खांचे में फिट होते हैं, ना हम कांग्रेस के खांचे में फिट होते हैं। हम दोनों ही पार्टियों में नहीं हैं। दोनों ही पार्टियां जो हैं हम पे इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं। और रही बात ओवैसी साहब की, वो कोई हमारे स्कूल के प्रिंसिपल तो है नहीं कि वो सवाल पूछें हम उनका जवाब दें। वो सवाल पूछते रहें। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से मेजॉरिटी को टारगेट करे है, आपको लगता है यही फॉर्मूला है 2024 के लिए? नहीं, ये कोई फॉर्मूला नहीं। मेरे से एक बीजेपी के मित्र थे, वो पूछ रहे थे, कहते कि भाई साहब ये जो सुंदरकांड की टाइमिंग है ये बिल्कुल लोकसभा से पहले है जी, इसका क्या उद्देश्य है? मैंने कहा ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर पूरा नहीं हुआ, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा से पहले है, इसका क्या कारण है? जो आपका कारण है वही हमारा कारण है। आप जानते हो आपके दिल में आपका क्या कारण है, वही हमारा कारण है। उसमें तो कोई दो राय नहीं। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा और उसी सपने के जरिए जो है आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, एक राजनीतिक पार्टी बनी, ये सभी जानते हैं। और इसीलिए ये बूम भी रहा उस टाइम पे कि आम आदमी पार्टी आ रही है। अब ये बताइए, अब आपकी तमाम पार्टी के जो है मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए ऐसा है कि ये सच्चाई देश के सामने है कि कौन लोग हैं, कौन बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो 2014 के बाद जिनकी संपत्ति में इतना बड़ा उछाल आया है कि वो दुनिया में कहीं नहीं आया है। वो लोग किन के करीबी हैं वो लोग भी अब जानते हैं, किन्होंने उनको इतना पैसा कमवाया है ये भी सब लोग जानते हैं। आरोप जो है हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। अब देखिए एजेंसी केंद्र सरकार के पास हैं, आरोप लगाए जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है, उसके अंदर आप जेल भी भेज सकते हैं, साबित कुछ नहीं हो रहा है। इतने सारे छापे मारे गए, बोला गया हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, फिर बोला कई सौ करोड़ का घोटाला हो गया, फिर बोल रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, पैसा तो कहीं मिल ही नहीं रहा। 500 से ज्यादा जगहों पे छापे मारे जा चुके हैं। आप सोचिए कि आपने किसी को नहीं छोड़ा, उससे रिलेटेड कहीं तो कुछ तो मिलता, एक कागज तो मिलता कि इस आदमी ने इसको इतना पैसा दिया, किसी की डायरी में तो लिखा होता इसने इसको दिया, कहीं कोई ट्रांजैक्शन मिलती, किसी के पास पैसा मिलता, कोई जमीन मिलती, जायदाद मिलता, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। बिना आधार के सब जेल चले गए। बिना आधार के ही चल रहा है पीएमएलए के अंदर तो सब कुछ। पीएमएलए के अंदर मोटे तौर पे ये आधार है कि आप 10 लोगों को किसी चीज पे बंद कर दो और उनको आप कई महीनों तक जेल में रखो, जाहिर सी बात है उनके बीवी बच्चे परिवार वाले सब परेशान होंगे। फिर बोलो कि तुम अप्रूवर बन जाओ, तुम नाम ले दो इनका, तुमको छोड़ देंगे। उनमें से 3 लोगों ने कहा हाँ जी हमने इनका नाम ले दिया, हमें छोड़ दो, उनको छोड़ दिया। ये कोई आधार होता है? अप्रूवर का बयान क्रिमिनल लॉ के अंदर सबसे कमजोर बयान माना जाता है, जिसके ऊपर कोर्ट बहुत मुश्किल से जो है भरोसा कर सकती है, ये कोर्ट्स कहते हैं। अप्रूवर के बयान के ऊपर आप पूरा का पूरा इतना बड़ा करोड़ों का केस कोई ना खड़ा कर सकते हैं। आपको सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए, रिकवरी चाहिए, कुछ भी नहीं है अभी तक इस केस के अंदर। आप देखिए क्या है, अब प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आप इस प्रोसेस के अंदर फंसे हुए हैं, आप जेल में रहेंगे, आप बदनाम होंगे, आपका परिवार कष्ट में रहेगा, आप कष्ट में रहेंगे, बाद में आप रिहा हो जाएंगे, कोई नहीं पूछता। आप तो परेशान कर दिए गए ना, आपकी सरकार को डिरेल कर दिया गया, आपकी पार्टी को डिरेल कर दिया गया, बाद में आप एक्विटल हो जाएगा। ये इस तरह से चल रहा है। और ये मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग इन्होंने किया है,
अब तो ऐसी परंपराएं देश के अंदर आ गई कि कोई भी नई पार्टी आएगी वो भी यही करेगी, वो भी यही सोचेगी कि इसी तरीके से जो है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों मतलब को जो ईडी है, जिस तरह से छापेमारी कर रही है, रेड डाल रही है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ भी तो नहीं मिल रहा। अब देखिए, ये कोई इत्तेफाक कोई ना है कि ईडी कहाँ छापे मार रही है, वेस्ट बंगाल में मार रही है, तमिलनाडु के अंदर मार रही है, दिल्ली के अंदर मार रही है, पंजाब के अंदर छापा मार रही है। ये सारे अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं। और मैं ये बात मान भी लूँ कि प्रधानमंत्री जी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कसम खाई है कि मैं भ्रष्टाचारियों को मिटा दूंगा, हो सकता है, मैं मान सकता हूँ ये बात। मगर सवाल फिर ये आता है कि एक शख्स हुआ करते थे हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा नाम है उनका, क्या नाम है, बिस्व शर्मा जो असम के वो हैं चीफ मिनिस्टर, हेमंत बिस्व शर्मा ही हैं, हेमंत बिस्व शर्मा ही है ना। हाँ, अब क्या हेमंत सोरेन भी है, हेमंत बिस्व शर्मा भी है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। वो जब कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे तो कांग्रेस के मंत्री होते थे असम के अंदर, उनको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अमित शाह कहा जाता था, कहा जाता था कि इनसे बड़ा रणनीतिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ 6 महीने तक कैंपेन चलाया कि हेमंत बिस्व शर्मा सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। उनके खिलाफ बुकलेट छपवाई, बुकलेट बांटी गई और कहा गया ये वाटर स्कैम के अंदर आरोपी हैं। ईडी, सीबीआई सब तरीके की जांचें शुरू हुई। आज कौन है हेमंत बिस्व शर्मा? भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। अब कोई जांच नहीं हो रही है। मुकुल रॉय टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी के बहुत खास माने जाते थे। शुवेंदु अधिकारी टीएमसी के अंदर थे, बहुत खास थे ममता बनर्जी के। भारतीय जनता पार्टी ने शारदा चिट स्कैम पूरे देश को, बीजेपी ने बताया कि ये दोनों शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, इन दोनों ने शारदा चिट स्कैम किया। सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई, ईडी इंक्वायरी शुरू हुई, बोला गया है भ्रष्टाचारी है। आज कौन है ये लोग? आज ये भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नारायण राणे हो गए, अजीत पवार हो गए। अजीत पवार जी के बारे में तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। देवेंद्र फडणवीस बोले अब अजीत पवार जेल में जाएंगे, जेल में चक्की पीसिंग। अब कहां है अजीत पवार? अब अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो कोई मान भी ले तो मैं ये बात कैसे मान लूं कि प्रधानमंत्री जी की लड़ाई जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, क्योंकि उनके द्वारा भ्रष्टाचारी बताए गए लोग उनकी सरकारों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये लड़ाई तो राजनीतिक है। अब इस राजनीतिक लड़ाई के अंदर हमको कुछ बलिदान देना पड़ रहा है तो हम दे रहे हैं। आप लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की, लोगों ने बहुत तारीफ की, लेकिन उसके बाद ये दवाई घोटाला भी सामने आ गया। किरकिरी तो होगी ही। अब क्या घोटाला है? आप जाइए बाइक लेके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, जो लोग दिखा के आ रहे हैं उनसे पूछिए। हाँ, हमसे पूछिए ना। मैं यही तो बता रहा हूं आपको कि ये आरोप लगाना तो क्या है, इनके पास सीबीआई, इनके पास ईडी है। कोई भी आरोप लगा के कोई भी जांच शुरू कर दो, उसके पीछे घोटाला लगा दो। कोई भी चीज के ऊपर जांच लग दो, पानी की जांच करा लो तो पानी घोटाला। यही भारतीय जनता पार्टी, आप तो पुरानी है यहाँ पे पत्रकारिता में, 2020 में जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी? दिल्ली का पानी जहरीला है, दिल्ली के पानी में जहर है। मैं पूछना चाहता हूं 2020 में वो पानी जहरीला था? चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ ली, हार ली, हमारी सरकार बन गई। कितनी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने दिल्ली छोड़ दी है, क्या नहीं भैया यहाँ तो पानी जहरीला, यहाँ तो मर जाएंगे? किसी ने छोड़ी? अब वही जहरीला पानी वो पी रहे हैं पिछले 5 साल से। अब ये कह रहे हैं दवा नकली है। भाई दवा नकली है तो कोई लोग भी तो कहेंगे। आप मोहल्ला क्लिनिक में भेजिए अपने लोगों को। लोग कह रहे हैं भाई हमें दवा से फायदा हो रहा है। लोग जो है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लाइन लगा के घूम रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, दिल्ली का जितना भी बॉर्डरिंग इलाका है, ईस्ट दिल्ली के अंदर आप जीडीपी हॉस्पिटल चले जाइए, वहां करीब हमारे 15 अस्पताल हैं। आप उन अस्पतालों में चले जाइए, सर्वे कर लीजिए, 50% मरीज उत्तर प्रदेश से आता है। अब क्यों आता है उत्तर प्रदेश से? क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में फ्री इलाज हो रहा है, बिल्कुल फ्री टेस्ट हो रहे हैं, फ्री दवा मिल रही है। उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही। जी, सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी गाज गिरने वाली है, वो भी चले जाएंगे जेल में। जी, तो क्या माने, दिल्ली की सीट पर अब कौन काबिज होगा? अब तो देखिए ऐसा है भाई मेरे को इसकी जानकारी नहीं है।
बेसिकली प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जानकारी होगी कि किस दिन उनको अरेस्ट किया जा रहा है। जी जी, प्रधानमंत्री कार्यालय में जानकारी होगी कि किस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। जब चाहे वो कर सकते हैं, वो तो मालिक हैं इस वक्त देश के। जब चाहे किसी को भी, कोई भी आदमी जो है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के अंदर हो, जिस दिन केंद्र सरकार ने ठान लिया, और ये बात सारा बिजनेसमैन जानता है आज देश का, हर बिजनेसमैन जो है, आप उससे अकेले में पूछ लीजिए, वो कहता है भाई साहब बड़ा डर लगता है, तो किसी को भी अंदर डाल देंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर, वो कहां से आ रहा है जी? वो यहीं से आ रहा है कि अरे इसकी तो ऐसी की तैसी हम कर देंगे, इसको जेल भेज देंगे। चलिए सौरभ जी, हम बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी, जिस तरह से दिल्ली की सरकार काम कर रही है जनता के हित के लिए, और भ्रष्टाचार विरोधी आपका जो नारा है वो आपकी मुहिम आगे भी चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए।